हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स इज़ एन आर्ट। तो आज हम सीटेट 2018 पेपर 1 के मैथ्स पैरागोजी सेक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, हम कंसेप्ट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एज हम पूरी सारा कंटेंट कंसेप्ट सब कुछ कवर कर रहे हैं सीटेट एंड पीएसटेट दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। Thank you. So let us move to our first question. The assessment of what children learn in mathematics in primary classes should not focus on. मैंने हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। कहते जब हम छोटे बच्चों को मैथ सिखा रहे हैं तो उनका जब हम आकलन करेंगे, मतलब असेसमेंट करेंगे कि उन्होंने कितना सीखा, क्या सीखा, तो हमारा ध्यान किस चीज़ पर नहीं होना चाहिए। याद रखिए, नहीं पूछा है। ठीक है, मैंने आपको अपनी वीडियोस में बोलती आई हूँ कि नोट पर ज़रूर फोकस देना है। वहाँ पर क्या होता है, एग्ज़ाम में प्रेशर में आकर आप नोट वाला वर्ड भूल जाते हो और गलत आंसर मार्क करके आ जाते हो। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कंसेप्ट, ये तो सबसे ज़रूरी है मैथ्स पढ़ाने के लिए। उनको कंसेप्ट समझ आए, यही तो मैथ्स का मोटिव है। ठीक है, मैथ्स तब भी समझ आता है जब उनको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, हाँ जी, जब वो मैथ्स सीख रहे हैं तो मैथमेटिकल लैंग्वेज डेवलप होनी ज़रूरी है। प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, देखिए अब छोटे बच्चों के लिए ये ज़रूरी नहीं करना कि उनके आंसर्स बिल्कुल ही सटीक हों, उनमें ज़रा सी भी वो मिस्टेक ना करें। ठीक है, जब आप छोटे बच्चों को प्रेशराइज करते हो आंसर्स के लिए ही तो फिर वो कंसेप्ट समझना छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। क्योंकि फोर्थ ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स। तो मैथ्स के थ्रू रीजनिंग स्किल्स डेवलप होना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। What sequence of the following instructions should be followed in development of mathematical concept in elementary classes? तो फिर से पूछ रहे हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि मैथ्स को सिखाना कैसे है। बेसिकली छोटी क्लासेस में आपको मैथ्स की शुरुआत, सिखाने की शुरुआत कैसे करनी है, तो उसकी सीक्वेंस बताइए। तो आप पहले ड्राइंग पिक्चर्स यूजिंग सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये याद रखिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे लास्ट स्टेप होगी। ठीक है, सबसे बेटर है कि वो पहले कंसेप्ट सीखें, देखें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें अपने आसपास। ठीक है, उसके बाद फिर वो सिंपल में देखें। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना कि जब आप उस छोटे बच्चों को, थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को 1/4 समझाना चाहोगे तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पे आप सिंबल नहीं सीधा लिख दोगे कि 1/4 ये होता है। ठीक है, तब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उनके लिए सबसे लास्ट में होगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज। तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, एक्सपीरियंस दो। जब वो रियल लाइफ से कनेक्ट होंगे तब भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ समझ आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ऑब्वियसली प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस होने वाला है और लास्ट हमारा यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। अगर आप इतने ही चीज़ पहचान ले वहाँ पे तो आपका काम आसान है, क्योंकि लास्ट में हमारे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और स्टार्टिंग में 3 नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी उसके बाद आप उसको फिर जब उसको एक्सपीरियंस दिलवा दिया तो आप उसको लैंग्वेज के थ्रू समझाओगे, वर्ड प्रॉब्लम्स दोगे, उन्हीं को फ्रेम करके रियल लाइफ सिचुएशंस को, फिर उनको पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दोगे। ठीक है, यही हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा, ऑप्शन नंबर 2। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चाइल्ड सब्ट्रैक्टेड 2 नंबर्स एज शोन बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स आइडिया अबाउट द चाइल्ड्स लर्निंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्शन में गलती देखो तो क्या किया है, बच्चे ने 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया, बच्चे ने 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया और वहाँ पे 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या गलती है, उसको यूनिट प्लेसेस की समझ नहीं आ रही। ठीक है, कि अगर ये यूनिट प्लेस पे यहाँ पे ये बड़ा नहीं है अपने दूसरे वाले नंबर से, तो वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा। तो लेट अस सी द ऑप्शन फर्स्ट।
द चाइल्ड हैज़ मिसकंसेप्शंस अबाउट प्लेस वैल्यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, गलती यहीं पे थी, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर ये होगा। फिर भी हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट तो वो कर ही रहा है, 8 में से 2 उसने करेक्ट सब्ट्रैक्ट करा है, 7 में से 3 उसने करेक्ट सब्ट्रैक्ट करा है। जरूरी सब्ट्रैक्ट तो करा ही है ना, चाहे वो 2 डिजिट्स को वो अच्छे से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, बट उसको ये तो मालूम ही है कि हाँ सब्ट्रैक्शन होती कैसे है, उसको वो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट नहीं समझ आया। तो चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर, वही तो वहीं पे तो प्रॉब्लम है, 2 डिजिट में वो नहीं कर पाया। इट इज़ अ मिस्टेक, इट कैन बी रेस्टिफाइड बाय रिपीटेड प्रैक्टिस। जब तक उसको प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट ही नहीं समझ आएगा तब तक वो प्रैक्टिस में भी यही सेम मिस्टेक करता रहेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर। अब जो लर्निंग मतलब बच्चे कैसे सीखेंगे और उसके बाद उनकी असेसमेंट कैसे करनी है, उनका आकलन कैसे करना है, अधिगम और आकलन के चक्कर मतलब उनकी सीक्वेंस बताने की कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंस के लिए आप ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। देखो सबसे पहले जब आप किसी बच्चे को सिखाना शुरू करते हो तो सबसे पहले टीचर क्या करता है, उसके लिए प्लान करता है कि वो कैसे स्टार्ट करेगा, बच्चों को कौन सी चीज़ें बताएगा, ठीक है। जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो के लिए भी मैं बहुत देखती हूँ कि हाँ मैंने इन चीज़ों को कैसे समझाना है, आपके आगे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, प्लान किया, ऑर्गेनाइज़ किया इन स्लाइड्स को, ठीक है, फिर उसके बाद आपके आगे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो ऑर्डर सबसे पहला क्या होएगा, प्लानिंग ही होता है जब भी हम अधिगम में या लर्निंग में शुरू होते हैं, ठीक है। तो उसके आगे क्या है, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक। अब देखो जब आपने प्लानिंग कर ली, ठीक, तो अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा विद इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट। मतलब वो जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फिर आप साथ साथ में असेसमेंट करते जाओ कि हाँ बच्चे ने इतना सीख लिया, मैंने फर्स्ट चैप्टर करवा दिया, वो इतना सीख चुका है। तो प्लानिंग के बाद जब आपने पढ़ाना शुरू कर दिया तो आप क्या करोगे, उसकी साथ साथ में असेसमेंट करनी शुरू कर दोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, आप उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाओगे। क्या करोगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाओगे। एंड में आप क्या करोगे, जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप क्या करते हो, फीडबैक करते हो, कम्युनिकेट करते हो चिल्ड्रंस के साथ कि आपकी प्रोग्रेस ऐसी है, ठीक है। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Why are Roman numerals not commonly used in writing numbers like Hindu-Arabic numerals? हिंदी में क्या है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। तो रोमन न्यूमरल्स तो आपने देखे ही हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम यूज़ कौन से करते हैं, अपने हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। सॉरी, क्वेश्चन क्या है, वाई आर रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज इन राइटिंग नंबर्स लाइक, हाँ वही जो मैंने बोला था, सॉरी मुझे लगा उल्टा पूछ रहे हैं। तो रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, वेट अ सेकेंड। तो वो जो पूछ रहे हैं, जैसे आप अपनी काउंटिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स अपनी काउंटिंग किया है कि 0 1 2 3 4, ये सारे क्या है हमारे काउंटिंग जो हम बेसिकली करते हैं, यूज़ करते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं। तो जो कह रहे हैं जो हमें रोमन न्यूमरल सिखाए जाते हैं ना, हमें क्या सिखाया जाता है, रोमन न्यूमरल सिखाए जाते हैं, 1 2 3 4, आप 9 को ऐसे डालते हो, ठीक है। ये सारे क्या है, रोमन न्यूमरल्स हैं। तो बट आप इनको डेली मतलब ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम कॉमनली यूज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो इसका एक रीज़न है कि यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स में आप प्लेस वैल्यूज़ नहीं सिखा सकते बच्चों को। जैसे आप वहाँ पे लिखते हो, ये लिखते हो आप, इसको क्या कहते हैं, 14, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे बताओगे 1s 10s 100, जबकि ये तो 14 है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, यहाँ पे हम प्लेस वैल्यूज़ का कंसेप्ट नहीं सिखा पाते, इसीलिए जो रोमन न्यूमरल्स हैं वो यूज़ नहीं होते। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher encourages the children in her class to explain the physical properties of the objects around them in their own words.
अब टीचर ने क्या बोला है कि शिक्षक क्या कह रही है अपने बच्चों को कि आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स देखो, जैसे क्लास में बोल दिया कि आप देखो आपके आसपास क्या पड़ा है और उसको अपने देख के एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक्सप्लेन करो कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आपको क्या लगता है उससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों को? देखो, जब भी अगर आपको मोस्टली अगर आप स्टूडेंट से पूछो उनको किस में प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है, वो शेप्स में उलझ जाते हैं। क्यों उलझते हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे होते। अगर आप किसी बच्चे को ऐसे बना के बता दोगे कि ये क्यूबॉइड है, ठीक है, आप ऐसे बता दोगे, क्या वो अच्छे से समझ पाएगा? ठीक है, जब तक आप उसको क्यूबॉइडल क्यूब जैसी चीज़ें नहीं उसको दिखाओगे, आप उसको रूम, जैसे हम रूम की एग्जांपल ले लें, आप रूम में दिखाओ कि हाँ ये एक क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है, इसकी ये लेंथ है, इसकी ये ब्रेड्थ होगी, तो वो उन चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है, तो उसका मेन मोटिव क्या है कि वो अच्छे से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को समझ पाएँ। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगर हम पढ़ें, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म्ड। नो, चिल्ड्रन इन्जॉय एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट्स इन देयर ओन लैंग्वेज, ये भी ट्रू नहीं है। इट मेक्स द चिल्ड्रन ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनफॉर्मली विच डीपन्स देयर अंडरस्टैंडिंग। यही मैं आपको कह रही थी कि वो शेप्स के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, रिकग्नाइज कर पाएंगे पिक्चर्स के थ्रू भी, हाँ ये कौन सी शेप है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर। क्या बोल रहे हैं कि इलिटरेट जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके जो शॉपकीपर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके द्वारा यूज़ किया गया जो मैथ्स है वो कैसा होता है? इज़ नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। नो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप रियल लाइफ से सीखते हो ना उतना आप कहीं से भी नहीं सीख सकते। इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, हैज़ एम्बिग्यूटी एंड वेरी लो लेवल। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, उनका कि लो लेवल होता है। शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन क्लासरूम एज एन अल्टरनेट स्ट्रेटेजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखिए, अगर आप ये बोलो कि भी बहुत ही यूज़फुल है, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते वैसे। तो फोर्थ ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि अल्टरनेट मेथड हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम आप उसको ऐसे लिख के फ्रेम करके दे देते हो कि शॉपकीपर ने इतने पैसे दिए, इतने पैसे कहाँ से आएंगे एंड ऑल, तो वो नहीं समझ पाएगा। बट जब आप उसको रियल लाइफ में जाकर बोलोगे कि हाँ आप शॉप पर गए थे, आप बच्चे आपने पेन लिया इतने रुपीज़ का, आपको कितने वापस मिले, तो वो अच्छे से आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट मेथड यूज़ हो सकता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। पहले तो हेट्रोजीनियस का मतलब या विषम का मतलब समझ लीजिए, जहाँ पे सभी अलग अलग प्रकार के बच्चे हों। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हों, सबकी एबिलिटीज़, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अब सब एक क्लास में बहुत ही डिफरेंट लेवल के बच्चे होते हैं। ठीक है, कोई स्लो लर्नर्स होते हैं, कोई फास्ट लर्नर्स होते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं। तो ऐसे क्लासरूम में आपको मैथ्स कैसे टीच करना है, ठीक है, कैसे हैंडल करना है टीचर को? बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ सेम एबिलिटी टुगेदर एंड गिविंग देम। ये चीज़ें तो हमें बिल्कुल ही नहीं करनी कि दूसरे बच्चों को लगे कि हाँ हम इन बच्चों से कम हैं तभी टीचर ने इनका ग्रुप ऐसे बनाया और हमारा ग्रुप ऐसे बनाया। ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी। बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, ये थोड़ा बहुत कुछ ठीक लग रहा है। बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। अभी अगर आप देखोगे सेकेंड और थर्ड में सिर्फ इतना सा लिटिल डिफरेंस ये है कि यहाँ पे उन्होंने थोड़ी एक्सप्लेन कर दिया कि हमने डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चों को साथ में लेकर आना है ताकि वो उनसे भी चीज़ें सीख सकें। तो दिस इज़ द बेटर ऑप्शन, तो हम इसको मार्क कर देंगे। लास्ट ऑप्शन भी आप पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा है? बाय डूइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लो एबिलिटी चिल्ड्रन। यही तो हमने नहीं करना, हमने डिफरेंसेस तो क्रिएट करने ही नहीं है। तो आपका थर्ड ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड। अब वो पूछ रहे हैं गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं कि जब कोई बच्चा मैथ सीखता है, ठीक है, तो उसके जो आउटकम्स हैं वो क्यों डेवलप करे जाते हैं बच्चों में, उसका मोटिव क्या है? हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन। नो, टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज। देखते हैं ये कुछ ठीक लग रहा है।
टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन। आपको क्या लगता है ये इसका ऑप्शन होगा? लेट अस सी। टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन। तो मैथमेटिक्स सिखाने का ये मोटिव तो बिल्कुल नहीं है कि वो एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर दिया उनको मैथ्स सिखाकर ताकि वो वहाँ पे मैथ्स परफॉर्म कर देंगे, ये भी नहीं है। वो कैलकुलेशन ही सीख सके स्मॉल स्टेप्स में, ये भी नहीं है। तो अब बात आती है 39 के सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन के बीच, ठीक है। टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस सर्वेज में, मतलब वो सर्वेज में मैथ्स को यूज़ करेंगे तो मैथ्स का जो मेन मोटिव है वो हमने अचीव कर लिया। नो, दैट्स नॉट ट्रू। टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव बाय चिल्ड्रन, येस दिस इज द मेन मोटिव कि हम उनकी कॉम्पिटेंसीज देख सकें कि उन्होंने कितना गेन किया है, कौन सी वो स्किल्स डेवलप कर सके हैं मैथ्स के थ्रू, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। वो पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पे बताई हुई हैं चीज़ें जो हैपन हो रही हैं उनमें से कौन सी को हम एक्टिविटी का नाम दे सकते हैं, गतिविधि का नाम दे सकते हैं। टीचर एक्सप्लेन कर रही है कि सम्स कैसे करने हैं, ये कोई एक्टिविटी हुई। इसमें जब तक चिल्ड्रन इन्वॉल्व ही नहीं है उस चीज़ को हम एक्टिविटी बोल ही नहीं सकते। चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन फॉर्म ऑफ राइम्स, नो, वो तो बस एक उनको पोएम सिखा देगी और वो तोते के जैसे कोई रटा हुआ है चीज़ वो बोली जा रहे हैं, वो एक्टिविटी नहीं हुई, वो कुछ नहीं परफॉर्म करे, उनका दिमाग उसमें नहीं यूज़ हो रहा। चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, इसमें भी उनका कोई ब्रेन का वर्क नहीं हो रहा, उनकी खुद से इमेजिनेशंस, उनकी स्किल्स वहाँ पे डेवलप नहीं हो रही, वो अपना कुछ लेकर नहीं आ पा रहे, कुछ यूज़ नहीं कर सकते। चिल्ड्रन एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, यस ये सबसे बेस्ट चीज़ है एक्टिविटी के नाम पे कि हाँ हम उनको मौका दें कि वो एक्सप्लोर करें आसपास की चीज़ों को, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन। टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग among children which one of the following is not required to be learned as a pre-number concept। प्री नंबर कंसेप्ट के बारे में अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि कौन सा फिर से इसमें से उस प्री नंबर कंसेप्ट में इंक्लूड नहीं होगा। 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, ये तो ज़रूरी है, ठीक है। एक एक संगता, मतलब आप आपस में बातचीत करो, सीखो, ठीक है। सीरिएशन, सीरीज़ में मतलब स्टेप बाय स्टेप आप सीखो। रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली, नो, हम बस उनको बोलें कि आप रैंडमली नंबर्स को बोलते जाओ आपको काउंटिंग आ जाएगी, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्रिएटिंग ग्रुप्स, ये एक अच्छा ऑप्शन है कि वो ग्रुप्स में सीखें। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। On asking a child what is area, she answered length into breadth। जब उससे क्षेत्रफल पूछा गया तो उसने क्या बोल दिया? लेंथ इंटू ब्रेथ। बट उसको तो ये स्पेसिफाई किया ही नहीं था हमने। स्पेसिफाई मतलब उनसे हमने ये तो नहीं पूछा कि आप रेक्टेंगल का एरिया बताओ, ठीक है। तो उसने सीधा लेंथ इंटू ब्रेथ बोल दिया। तो क्या कहते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ। तो आपको क्या लगता है कि उसने एरिया का कंसेप्ट कैसे सीखा या कितना सीखा है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द चाइल्ड हैज़ नो आइडिया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एरिया। हम ऐसा भी नहीं कह सकते, उसको फॉर्मूला मालूम है। द चाइल्ड यूज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज शेप, यस उसने यही मान लिया कि कोई भी क्लोज शेप होगी और एरिया पूछा जाएगा तो उसका एरिया सिर्फ किससे निकल जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ से। बट दैट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। यहाँ पे तो ऑप्शन सही है बट उसके लिए राइट ऑप्शन नहीं है। द चाइल्ड इज़ राइट इन सेइंग एरिया इज लेंथ, नो, एरिया हमें पूछा गया था एरिया है क्या, ना कि किसी शेप का एरिया पूछा था। द चाइल्ड इज़ कन्फ्यूज बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड पैरामीटर, नो, क्योंकि पैरामीटर का अलग से फार्मूला होता है, ये है तो एरिया का ही फार्मूला बट वहाँ पे स्पेसिफिक शेप मेंशन नहीं की थी तो उसने जवाब क्या दिया? गलत दिया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इन स्टेटमेंट से मैथमेटिक्स लर्निंग में कौन सी ट्रू है? मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है। आप हमारी न्यूमेरिकल सेक्शन की वीडियोस देख के बताइएगा कि आपको मैथ्स ईजी लग रहा है या डिफ़िकल्ट। जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स, नो, एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, येस, फॉर श्योर येस।
मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय रिगरस प्रैक्टिस, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करते जाओ, अभ्यास करते जाओ, नहीं, हर कोई मैथ्स को सीख सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछ रहे हैं टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम अ टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट ऑन विच 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स वर ड्रॉन and ask the child to find the relationship between the sides of triangle। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है जब यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस की बात करते हैं, ठीक है। तो उसने 4 राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे दिए, तो उस सिचुएशन में वो एक्चुअली कौन सा मेथड यूज़ कर रही है? तो वो कौन सा मेथड यूज़ कर रही है? इंडक्टिव मेथड। हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। फिलहाल के लिए आप इस ऑप्शन को मार्क कर लीजिए, ठीक है। Let us move to next question. Which one of the following statements is not true about concept maps? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि concept maps क्या होते हैं, तो मैंने उसके लिए आपके एक रेफरेंस रखी है। देखिए ये एग्जाम्पल है, ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है। इसमें ट्रायंगल की शेप्स दे रखी हैं डिफरेंट बच्चों को समझाने के लिए। उसके बारे में बताया कि वो क्लोज्ड फिगर होती है, उसकी 3 साइड्स होती हैं, स्ट्रेट साइड्स होती हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट मैप से वो क्या कर, कंसेप्ट मैप बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ के बारे में हम रिलेट करते जाते हैं चीज़ों के साथ, उसके साथ रिलेशन बनाते जाते हैं। जैसे आप बच्चे थे जब आप फैमिली ट्री बनवाते थे ना आपसे, ताकि आपको रिलेशन समझ आए कि भी इसका इस पर्सन के साथ क्या रिलेशन है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसेप्ट मैप बोलते हैं, ठीक है। सो हम पढ़ते हैं अब क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो वो पूछ रहे हैं कि कंसेप्ट मैप के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो ऑप्शंस क्या हैं? कंसेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट्स एंड लिंक्स कनेक्टिंग दैम। ओके। कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली। नो, कंसेप्ट मैप सिर्फ टीचर ही बनाए ऐसा नहीं है, बच्चे बनाएंगे तो उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कंसेप्ट मैप्स आर हिरारिकल इन नेचर। यस, कंसेप्ट मैप्स हेल्प इन लिंकिंग प्रायर नॉलेज। यही सब मैंने चीज़ें आपको बताई कि वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, लिंक्स बनाते जाते हैं। हिरारिकल इन नेचर, जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं वैसा नेचर होता है उनका, और वो हमारी नॉलेज को लिंक करने में हेल्प करते हैं। यस, तो सिर्फ टीचर्स ही बनाए, ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस पिक्चर के थ्रू ज़्यादा समझ आया होगा। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए ऐसे न्यू चीज़ें लेकर आती रहूँ, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सको पैरागोजी में और बेटर टीचर बन सको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय बाय।